अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज का जो शो है, आज हम एक पिछले हफ्ते से हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि इंडिया का पर्सपेक्टिव भी हमें देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर क्या सोच है। और इसी वाले से हमने पिछली दफा भी एयर मार्शल कपिल काक साहब से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी, और आपको याद है कि वो बहुत ही पसंद किया गया प्रोग्राम, और उसमें बहुत से लोगों ने उसका फीडबैक भी दिया। तो मैं सोच रहा था कि आज फिर हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएं और उनसे पूछें कि इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और पिछले हफ्ते के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका भी तजिया करेंगे। चाबहार का एक बहुत बड़ा इशू हुआ है, वो भी देखेंगे कि उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है इंडिया के लिए। और साथ साथ फिर हम बात करेंगे जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सिचुएशन है उसके ऊपर भी। और फिर थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी का भी इशू जो है वो भी जरा देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब से। एयर मार्शल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। पहले पहले आपकी दिल आवाज। से जी। शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप हमें और हमारे नाजरीन को एक तरीके से मिलवा रहे हैं, जुड़वा रहे हैं। मैं बहुत ही खुश बहु- बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि आपकी उर्दू की मेरे नाजरीन ने बहुत तारीफ की है, माशाल्लाह। हूँ। अभी भी सीख रहा हूँ, अभी पूरी उर्दू नहीं आती है। कभी कभी अंग्रेजी और हिंदी में घुस जाता हूँ, हाँ, मगर मेरे सारे नाजरीन समझेंगे। तीनों तीनों हाँ, हाँ। लैंग्वेजेस जो हैं, ये सब कॉन्टिनेंट की लैंग्वेजेस ठीक बात हैं, है, सब के ठीक सब बात समझ जाते है, बिल्कुल ठीक बात है। एयर मार्शल साहब, टू स्टार्ट विद, मेरा ख्याल है कि चाबहार से शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते ये एक बहुत बड़ा वाकया हुआ कि चाबहार से खबर ये आई कि ईरान ने जो रेलवे का प्रोजेक्ट था उसमें से इंडिया को एग्जिट करने को कहा। उनको कहा कि जी आप हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते। और यही बेसिकली उन्होंने एक्सक्यूज भी लिया कि हम इतना वेट नहीं कर सकते, इसलिए हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो उसकी वजह जाहिर है कि वही जो डील बहुत ज्यादा, जिसको मच ट्रम्पटेड डील जिसके बारे में कहा जा रहा है, $400 बिलियन की, उसकी वजह है। और साथ साथ अब मुझे ये पता चला है कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं गैस के हवाले से, वो भी उसमें से भी इंडिया को उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, और आपके अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? हैं। देखिए, अब आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत ही अहमियत रखता है। मगर जो मीडिया में आप पढ़ रहे हैं और नाजरीन पढ़ रहे हैं, वो पूरी हकीकत भी नहीं है, काफी स्पेकुलेशन है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पहले के जब आपने अहमियत की बात उठाई है, चाबहार बंदरगाह की बात कर रहे हैं। चाबहार बंदरगाह का जो प्रोग्राम रहा है, नाजरीन जानते हैं, इसकी शुरुआत काफी देर से हुई है और एक तरीके की हकीकत बनी जबकि सदर खातमी ईरान के हिंदुस्तान में आए और 26 जनवरी 2003 में वो चीफ गेस्ट थे। तो उस दौरान इसको एक तरीके के रीशेप किया गया। और हाँ, इस पर कोई शक नहीं है कि बहुत देर लगी। बहुत देर इसलिए लगी कि क्योंकि वो ईरान और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहे, उसी पे ये चाबहार बंदरगाह की मतलब डेवलपमेंट और जो प्लान किया है वो हकीकत में कैसे बनता है, वो जुड़े गए। तो आप जानते हैं कि जब राष्ट्रपति सदर ट्रंप आए, तो उन्होंने तो वो पूरी जो न्यूक्लियर डील रही थी उसको रद्द कर दिया। तो सैंक्शंस लगी। तो सैंक्शंस लगने के बावजूद, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी करीब हैं, तो चाबहार पोर्ट पे कोई सैंक्शन नहीं है। हाँ, फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हमारे सब कॉन्टिनेंट पे जो ब्यूरोक्रेसीज हैं, वो वक्त लगा देते हैं। उस हम्म, पे पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस भी दोनों मुल्कों ने, ईरान ने और हमने भी, तो उसमें देर लगी। मगर 2016 में एक ट्राइलैटरल अग्रीमेंट, समझौता हुआ ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया का। क्योंकि ये जो पूरा चाबहार पोर्ट है, ये एक तरीके से अफगानिस्तान जो लैंड लॉक्ड है, उसको भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक एक्सेस मिलती है। और दूसरी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब रहे हैं, अप्स जी। एंड डाउन आते रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली, जैसे आपने कहा, हिकमत अली से देखें तो
ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है। और तीसरा, ये प्रोजेक्ट जो है एक हिस्सा है शुमाली जनूबी ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, जिसमें बहुत मुल्क मौजूद हैं। ये सिर्फ भारत और ईरान अफगानिस्तान की बात नहीं है, क्योंकि जब आप इसको पूरी तरह से देखें, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से इसको इवैल्यूएट और एनालाइज करें, तो अगर BRI चीन बना सकता है, अगर उसके साथ मैरीटाइम कॉरिडोर हिंद महासागर और साउथ चाइना सी से चीन को और अफ्रीका को और यूरोप को जोड़ सकता है, मुझे लगता है कि बाकी मुल्क भी है, वो ईरान हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, बाकी मुल्क जो सेंट्रल एशियन, मरकजी एशिया को, वो क्यों नहीं ऐसे कॉरिडोर बनाए। जहां तक के बंदरगाह का सिचुएशन है, कोई बदलाव नहीं, चीन में उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, क्योंकि मीडिया में स्पेकुलेशन होती है, अब रद्द किया गया चाबहार रद्द नहीं किया गया है। मैं इसके आगे समझाऊंगा कि क्या रद्द हुआ है, अभी वो भी नहीं रद्द हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो जिसमें आपने कहा कि अभी भी ये रद्द नहीं हुआ है, तो अगर हम ये देखते हैं कि जो डील थी जो चाइना के साथ उनकी साइन हुई है, अभी तक ईरान ने उसको ऑफिशियली साइन नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि उसके ऊपर बातचीत हो रही है पूरी दुनिया में, ईरान में, हर जगह पे बात हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबरें डाल दी हुई हैं। फिर एक लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि यूनान के साथ जो ग्रीक पोर्ट है उसके बारे में भी चाइना ने सिग्नेचर्स कर दिए हैं, वहां पे उनकी जो ग्रीक पोर्ट है वो भी लेने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारे का सारा जो सिलसिला है, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया के लिए खतरात मौजूद हैं? नहीं, अगर अगर हम देखें खतरात, ये चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपके हमारे चीन के साथ रिश्ते ठीक नहीं हैं इस वक्त, तो आप जानते हैं कि एक तनाव है मशरकी लद्दाख में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर अगर हम फोकस रखें, जो आपका सब्जेक्ट है चाबहार, चाबहार चालू हुआ है, 2 बर्थ्स ऑपरेट हुए हैं, हिंदुस्तान की एक कंपनी वहां पे काम चला रही है। 8,200 टैंकर पिछले 2 साल में अप एंड डाउन मूवमेंट किए हैं। कम से कम 20 लाख टन का साजो सामान ऊपर नीचे जा रहा है दोनों साइडों से। अब इसका क्या, जो मसला आप ला रहे हैं, वो फेज 2 की बात कर रहे हैं। फेज 2 की बात थी, आप चाबहार और जाहिदान को रेल नेटवर्क से जोड़ रहे थे, ठीक। उससे हिंदुस्तान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तीनों मुल्क सिविलाइजेशनल मुल्क हैं, इनकी पुरानी बहुत ही ट्रेडिशंस रही हैं। तो बातचीत और इनकी डिप्लोमेसी में भी एक बहुत हाई लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन है। उन्होंने भारत को जाहिदान रेल के से बाहर नहीं निकाला है। हाँ, भारत की तरफ से थोड़ी देर रही थी। जो प्राइवेट कंपनी है वो डरती हैं कि कहीं इस पे भी कभी भी अमेरिका, जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इतना इतना इम्पल्सिव है, अग्नेशियस है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अगर सैंक्शन लगी तो कंपनी का बिल्कुल तितर-बितर हो जाएगा। तो उसकी भी हेजिटेशन थी। मगर इस वक्त जहां तक चाबहार की बात है, कोई बदलाव नहीं है। हाँ, इसकी फर्दर डेवलपमेंट में अगर चीन का साया पड़ता है, वो इस वक्त मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन इसमें एक जी जी हाँ, जी फिर आप फरमाइएगा, प्लीज कंटिन्यू। जहां तक खतरात की बात जो आप कह रहे हैं, वो भी खतरात नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है कि ईरान ने खुद इंडिपेंडेंट मुल्क की हैसियत से जाहिदान का जो रेल है, जिसके लिए भारत रेक्स और ट्रैक सप्लाई करता है, वो अग्रीमेंट है। तो मतलब वो रेल लगेगी ही नहीं ईरान की तरफ से जब तक उनको ट्रैक्स और रेल्स ना हो, रेक्स और ट्रैक्स ना हो। वो भारत सप्लाई करेगा। हम भारत और हमारा जो इरकॉन है, इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनका और ईरानियन कंपनी का एक समझौता हुआ था, और ईरान को उस पे भारत की कंपनी इरकॉन को अपनी एक एंटिटी देना चाहता था कि ये एंटिटी है जो आपके टेक्निकल और बाकी मसलात हैं वो हल करेगा। मगर उससे पहले ही ईरान ने फैसला किया है
उनकी पॉलिसी है कि वो खुद ही बनाएंगे, मगर बनाएंगे, अभी प्लान है, अभी रेक नहीं है, अभी ट्रैक्स नहीं है, तो ये अभी इस पे कुछ खतरा हो सकता है। मगर मुझे आपके नाजरीन को ये कहने की बहुत ही जरूरत है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो ये है वो नवंबर दिसंबर इस साल का है, जब अमेरिकन इलेक्शन हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जब वो इलेक्शंस होते हैं, अगर ट्रम्प वापस आए तो उसी हालात में होंगे हम जो इस वक्त हैं, जिस पे हम दोनों बहस कर रहे हैं आपके नाजरीन के साथ। अगर जो बाइडेन आए तो जो बाइडेन का रिकॉर्ड है, अगर आप उनकी 1 साल की स्टेटमेंट्स देखेंगे, वो सैंक्शन में बिलीव कर ही नहीं पाता है। वो एक नया रुख अपनाएगा ईरान के साथ। अगर वो हुआ तो भारत की अहमियत और बढ़ेगी। चौथा फाइनल पॉइंट जो है कि ईरान के लोग जो हैं, हम सब जानते हैं, इतने दोस्त हैं हमारे, तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। वो अपना जो जैसे कहते हैं ना, ऑल देयर गुड्स दे विल नॉट पुट इन वन बास्केट। हम वो चीन का इस वक्त मदद कर लेंगे जरूर, उस पर कोई शक नहीं है। बहुत मुश्किलात हैं क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है और चीन तैयार है, मगर वो जानता है कि कब तक वो जा सकते हैं चीन के साथ। हो सकता है कि वहां पे प्रेसिडेंट अमेरिका के बदल जाएं तो शायद ईरान और अमेरिका के रिश्ते थोड़े आगे बढ़े, तब इसमें काफी बदलाव आ सकता है। ठीक है। अच्छा, आपने जायदान रेलवे की बात की और आपने कहा कि वहाँ पे रेलवे का जो प्रोजेक्ट है उस हवाले से भी आपने जिक्र किया। एक और रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो चाइना लगाने जा रहा है। वो आपको मालूम ही है कि चाबहार से उसके करीब ही एक रिफाइनरी लगाने का उनका प्रोजेक्ट है, और उस रिफाइनरी से ईरानियन ऑयल को रिफाइन करके उनका प्लान है कि ग्वादर में लाया जाएगा, और ग्वादर से फिर एक रेलवे लाइन जो है काशगर तक, जो कि तकरीबन 2033 किलोमीटर की है, वो बनाई जाएगी, जिसके लिए $7.2 बिलियन जो हैं वो ऑलरेडी ईयर मार्क कर दिए गए हैं। तो ये भी एक जो उनका प्लान है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं इस पे थोड़े से अलग नजरिए से देखता हूँ, क्योंकि ये जो जो जिसकी बात आप उठा रहे हैं वो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इस पे अभी तक आपने कहा है कि $8 अरब का एलोकेशन हुआ है। ये पूरा प्रोजेक्ट 50-55 अरब डॉलर का है। तो भारत की पॉलिसी रही है कि ये सीपेक जो है ये इस पे लेजिटिमेसी नहीं है, क्योंकि भारत कहता है क्योंकि ये जो कश्मीर एलओसी के मगरिब में है वो एरिया और गिलगित बाल्टिस्तान ये भारत का हिस्सा है। तो ये भारत की पॉलिसी रही है। तो इस पे मैं वैल्यू जजमेंट देना नहीं चाहता हूँ, इसमें सिर्फ ये इसमें कहना चाहता हूँ मार्शल साहब, इसमें कि मैं भारत थोड़ी सी मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि इसमें जो मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये बलूचिस्तान से निकलेगा और फौरन थोड़ी ही देर के बाद ये एंटर हो जाएगा अफगानिस्तान में, और पूरा अफगानिस्तान क्रॉस करते हुए ताजिकिस्तान से होता हुआ फिर ये काशगर हाँ जाएगा। हाँ, ये समझ गया, मैं हाँ, जानता ये हूँ इस उस तरफ प्रोजेक्ट नहीं की जाएगा। बात। हाँ, मैं समझा था कि आप सीपेक की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं इस नहीं। पे कोई इस पे हाँ, कोई इसकी दो राय नहीं है। अगर अफगानिस्तान चीन को ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने में मदद देना चाहता है, क्या अशरफ गानी साहब ये कह रहे हैं कि आप कर लीजिएगा, तो इस पे कोई दो राय नहीं है। ये तो अफगानिस्तान चीन का मामला है। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ यही क्योंकि काफी स्पेकुलेशन है। एक और स्पेकुलेशन है, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्डियन, मुझे याद नहीं है किस अखबार में लिखा है कि एक जजीरा है, एक आइलैंड है किश जजीरा, वो ईरान का है और ईरान उसको बेचना चाहता है चीन को। मुझे कोई जानकारी नहीं है, शायद आपकी होगी। तो मतलब इस सब्जेक्ट में इतनी स्पेकुलेशंस हैं, खासकर जैसे आपने कहा $400 का जो अग्रीमेंट हुआ है, $400 बिलियन बिलियन का। डॉलर जी हाँ, वो अभी अग्रीमेंट नहीं हुआ है, अभी वो ड्राफ्ट स्टेज में ऑफिशियल नहीं हुआ। है। जी हाँ, नहीं, ड्राफ्ट स्टेज है। मतलब जब हाँ, ड्राफ्ट को अब पूरा फेयर नहीं करे और दोनों साइड माने ना कि ये एग्रीमेंट पे मतलब सिग्नेचर्स होंगे, तब हम उस एग्रीमेंट को
एनालाइज कर सकते हैं। इस वक्त उस एग्रीमेंट में सिर्फ एक बात की है कि चीन ईरान को ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, जिसमें चीन में काफी काबिलियत है, उसको ईरान की मदद करेगा। अब ईरान उसके मतलब रेसिप्रोसिटी में चीन को क्या देगा, तो वो भी अभी फाइनलाइज नहीं है, बट ड्राफ्ट इस वक्त मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हम बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से। और मैं देख रहा था कि आज ही द हिंदू की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये कहा है कि, मैं आपको थोड़ा सा उसके बल्कि सुना भी देता हूं, कि उन्होंने कहा जी कि चाइना हैज क्रॉस्ड इट्स 1960 क्लेम्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो बात कही जा रही है इसमें इरमाशी साहब, इसको किस तरह देखा जा रहा है? क्योंकि अगर 59 की जो उनका क्लेम लाइन है, अगर वो उसको उन्होंने उसको भी आगे वेस्टवर्ड वो मूव कर गए हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा टेरिटोरियल लॉस है, जिसको अजय शुक्ला साहब ने भी ये कहा है कि ये लार्जेस्ट टेरिटोरियल लॉस है सिंस 1962। तो इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है वहां पे? आप जैसे लोग जो हैं उसको किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, रिएक्शंस तो जैसे आपने अभी फरमाया है, हमारे जो मीडिया के रिपोर्ट्स हैं वो वही कह रहे हैं जो हिंदू ने कहा है, और ये कह रहे हैं कई हफ्तों से। आप जानते हैं ये शुरुआत 5 मई को हुई है और आज 20 जुलाई है। तो अलग अलग पहलुओं से देखें तो मेरे नाजरीन को ये मेरे ख्याल में समझाने की बहुत ही जरूरत है कि ये क्रॉसिंग क्या है। ये जो आप कह रहे हैं क्रॉस कर गए हैं, क्या क्रॉस कर गए हैं? मुश्किलात ये रही है कि कोई जैसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल नक्शे पे डेलिनिएटेड है। 29 नक्शे दोनों मुल्कों ने उन पे सिग्नेचर किए हैं। कोई लाइन ऑफ कंट्रोल में कोई मुश्किल नहीं है, मगर यही सूरत हाल चीन के साथ नहीं है। चीन की एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और हमारी अपनी एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मतलब भारत की। और ये कोई 11-12 जगहों पे तो थोड़ा सा क्लैश है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं। उनमें से सबसे ज्यादा अहमियत जो रखता है वो इस वक्त के जो शुमाली इलाके में कराकोरम पास के साथ जो डेप्सांग प्लेन्स कहा जाता है, डेप्सांग प्लेन्स में चीन अपनी ही लाइन ऑफ कंट्रोल से जो इतने सालों से कहता आ रहा है आगे गया है, कोई 10-12 किलोमीटर। एक दूसरा गोगरा और जिसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स एरिया, ये कराकोरम पास और डेप्सांग प्लेन से थोड़ा मतलब साउथ को है, जनूबी इलाके में है। और वहां भी दोनों साइडों का एक जो परसेप्शन है अलग है, मगर जो ये एरिया है इस पे दोनों साइड पेट्रोलिंग करते हैं। हमारे लोग, हिंदुस्तानी फौज करती थी, उनकी फौज करती थी, और कभी कभी क्लैशेस होते थे, मगर इतने सालों में कोई मुश्किल नहीं आई। तीसरा जो है वो पैंगोंग त्सो की झील। वहां पे मैं समझाना चाहता हूँ, पैंगोंग त्सो को 135 किलोमीटर लंबाई है। उस पे 2/3 उनके पास है, 1/3 हमारे पास है। ठीक। और इसमें पहाड़ियों से थोड़े से, जिसे आर्मी लैंग्वेज में फिंगर्स कहा जाता है, मतलब झील में ये उंगलियां आती हैं। फिंगर 4 जो है वो हमेशा भारत के पास रही है और वो डिप्लॉयड है फोर्स वहां पे। फिंगर 8 जो है वहां चाइना डिप्लॉयड रहा है। और फिंगर 4 और फिंगर 8 में जो ये एरिया है, दोनों साइड पेट्रोल किए हैं। तो अब क्या हुआ है, जो आपने कहा इंट्रूजन हुई हैं, अब ये है कि 8 से चीनी 4 पे पहुंचे। तो जो आपने रिपोर्ट्स बताए हैं कि इंट्रूजन हुआ है, कोई शक नहीं है, इंट्रूजन हुआ है। अब टेरिटोरियल लॉस एग्जैक्टली कितना है मैं जान नहीं पाता हूं, मगर इतना है कि चीन अपनी ही लाइन ऑफ कंट्रोल, जो वो खुद ही क्लेम करते हैं, गलवान में खासकर, गलवान की वादी, जो गलवान का आप जानते हैं, ये हमारे कश्मीरी मेरे कश्मीरी भाई कई 200 साल, मेरे ख्याल में 250 साल पहले, ये गलवान उसी का नाम है, क्योंकि वो यंग हस्बैंड के साथ जा रहे थे, उनको रास्ता दिखा रहे थे, उनको रास्ता भूल गए, और गुलाम रसूल गलवान वहां पे उनको रास्ता ढूंढे और कहिए चलिए यहाँ, वो नाम उसका लग गया गलवान। ठीक। गलवान
उसमें छोटा सा एक नाला है, वो दरिया नहीं है, मगर जब बारिश बहुत होती है तो दरिया बनता है। वो इसमें अहमियत क्या है? चीन कर क्यों रहा है? चीन इसलिए कर रहा है कि अक्साई चीन जो इसके मशरकी इलाके में है, वो उनके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही क्रूशल। क्यों? ठीक। क्योंकि वो जोड़ता है जो मगरबी तिब्बत है और जिनजियांग जो प्रोविंस है, जिस प्रोविंस से सिपेक कॉरिडोर कंजरब पास और उसकी नजदीकी से पूरे पाकिस्तान में आता है। तो ठीक। इसको लगता है इनको कि अक्साई चिन में जब भारत ने सड़क बनाई, श्योक और दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, तो इनको लगा कि हमें ये शायद हमला कर सकते हैं, तो इसीलिए ये इंट्रूजन हुए हैं। भारत की क्या पॉलिसी है? इस वक्त कहा जाता है, भारत जानता है मगर इधर उधर की बात करते हुए कहते हैं, ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है, तो इसमें वक्त लगेगा। ये पहली बात है। राजनाथ सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर जब जी लद्दाख गए, हाल ही में गए, आप जी जानते हैं, जी, तो पिछले हफ्ते में। उन्होंने भी एक तरीके की चेतावनी दी है कि हम एक तरफाना बदलाव करना लाइन ऑफ कंट्रोल को, एक्चुअल कंट्रोल को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस पे आप देखिए एक एक तरीके की टकराव की का इम्कान है, हो सकता है एक लिमिटेड जंग हो जाए, हो सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि ठीक। होगा, मगर होगा अगर तो भारत की जो वहां पे उस टेरेन और उस ऑल्टीट्यूड और उस इलाके को देखें तो भारत काफी नुकसान पहुंचा सकता है जीत को। मगर ये भी जानना है कि ये ना हो कि बोलेंगे कि एक वन साइडेड व्यू है। हाँ ये भी हाँ। जानना है कि पावर एसिमेट्री जो दो देशों में है, मुल्कों में है, चीन भारत से काफी आगे है, उसमें कोई शक नहीं है। क्या ये टू फ्रंट होगा, क्या ये लिमिटेड वॉर होगा, मैं कह नहीं सकता। मगर अगर अगर दोनों साइड एक तरीके की एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट को इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेटेजिक विजडम लाएं और इस इलाके में किसी युद्ध को, आजकल की युद्ध को किसी को फायदा नहीं होता, किसी को फायदा नहीं होता है, उसको बचाना है। तो लेकिन मुझे एक मासी लगता साहब, इसमें इसमें एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं देख रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी डायकॉटमी नजर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की जब स्पीच हमने देखी, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हम हमारी ना सीमा में कोई आया है, ना हमने कोई वहां पे कोई बैठा हुआ है। और फिर जब अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब गए हैं तो उन्होंने भी कहा कि हम 1 इंच भी अपनी जमीन जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 18 किलोमीटर, द हिंदू की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि डेप्सैंग का इलाका जो है उसमें 18 किलोमीटर तक इंट्रूजन हुई है, जो कि बहुत बड़ा इलाका है। 18 किलोमीटर कोई छोटी जगह नहीं है। इसी तरह गलवान के इलाके में, इसी तरह पैंगोंग सो, जिस आपने खुद फरमाया, तो ये तो एक बहुत बड़ा टेरिटोरियल लॉस नहीं है, और इसके ऊपर फिर ये कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्या जो इंडियन पब्लिक है उससे कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं? मैं इस पे आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि एक तरीके की गलती हुई है, हालांकि उसको इधर उधर चल के दोहराया गया कि यानी गलती नहीं थी, वो गलवान वैली की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री। हाँ। मगर इसमें कोई शक नहीं है, मैंने खुद ही इंडियन मीडिया में काफी टेलीविजन चैनल्स में ये बताया है कि अगर 62 का जो जंग हुआ था, जंग चलते हुए 24 आवर्स में पार्लियामेंट कन्वीन हुई हिंदुस्तान की, और प्रधानमंत्री उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में मौजूद होते थे और हर तरह की जैसे भी पॉलिसीज हों, कम्युनिकेशंस हों, जो पार्लियामेंटेरियंस हो उनके सामने पेश करते थे, जैसे युद्ध चल रही थी। हाँ, ये भी कहना आजकल की जंग में ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, एक क्रिकेट मैच की तरह हाँ। रनिंग कमेंट्री, ये भी ठीक नहीं है। मेरे पाकिस्तानी भाई इस पे काफी जानकारी रखते हैं। मगर कुछ तरीके से मैं सहमत हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज को देना, उस पे हमारी तरफ से, हिंदुस्तान की एक तरफ से कमी रही एक और चीज जो मैं इसी हवाले से जो मैंने फील की है पर्सनली, वो ये फील की है कि
जो कम्युनिकेशन की बात है वो हम लोग देखते हैं कि जो अब इंडियन मीडिया जो है वो अननेम्ड सोर्सेज को कोट कर रहा होता है। एवरी जर्नलिस्ट इज कोटिंग अननेम्ड सोर्सेज। अब उससे क्या होता है, उससे गलतफहमी पैदा होती है, उससे लोग जो है वो मिसकैलकुलेशंस करते हैं, बजाय इसके कि एक सेंट्रलाइज्ड, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में DGISPR का एक बयान आता है तो उसके अलावा कोई बयान नहीं दे सकता। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से कोई आर्मी का स्पोक्समैन, कोई इस तरह का स्पोक्समैन जो एक हो, जो बताए कि जी आज की ये डेवलपमेंट्स हैं, या हफ्ते के बाद एक ब्रीफिंग दे दे, तो क्या ये पॉसिबल नहीं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका इम्कान ही नहीं है, मगर ये भी एक जरूरत है। हाँ। आजकल का जमाना जो है, जब मैं आपकी तरह जवान था तो उस वक्त तो अखबार भी बहुत कम थे, 4 हाँ। लाइनों में वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज डिस्कस करते थे। आजकल तो ब्लो बाय ब्लो एक बच्चा, स्कूल का बच्चा जान रहा, पढ़ता है, एब्सोल्युटली। लिखता है, टेलीविजन देखता है, इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस करता है। तो मैं फिर से आपके साथ सहमत हूँ, ये करना चाहिए, मगर आपके नाजरीन के सामने में भारत सरकार की पॉलिसी का ये है, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी साहब ने गलती की जबकि कहा कि 1 इंच भी हमारा, एक भी पोस्ट नहीं ऑक्यूपाई हुआ है, 1 इंच की जमीन नहीं है, वो गलत था, कोई भी गलती कर सकता है। मगर इस वक्त की बात जो है, सरकार कह रही है इस वक्त बड़े डेलिकेट नेगोशिएशन चल रहे हैं चीन के साथ। ठीक। तो हमारा मीडिया, वो पाकिस्तान का मीडिया हो या हमारा हिंदुस्तान का मीडिया हो, आप जानते हैं अगर आप और हम बात करें, कल तो हेडलाइन चलेगी हिंदुस्तान टाइम्स में कि इसरार हाँ। कसाना कपिल काक के साथ कोई खुफिया बात कर रहा था। ये हाँ। हाँ। ये ये भी हकीकत है, ये पाकिस्तान में भी होता है, हिंदुस्तान में हाँ। भी होता है। ठीक बात। चीन में तो कंप्लीट, एब्सोल्यूट एंड टोटल ब्लैकआउट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ। हाँ। वो भी छुपाते हैं। अब कौन, मुझे बताइए, कौन हमारे उइघुर भाई जो जिनजियांग में रहते हैं, जिनमें 10 लाख लोग अभी जेल में, 10 लाख, 10 लाख लोगों को जेल में कंसंट्रेशन रखना कैंप। आसान बात नहीं है। और उनको क्या किया जाता है, उनको मजहबी हकूक नहीं देते, मगर कौन उनकी बात सुनता है? कोई नहीं सुनता है, ना तो तो इसको मीडिया में लाया ये जो इस पर जो ये जो लॉस की हम बात कर रहे हैं, जो कि टेरिटोरियल लॉस, अब हम समझते हैं कि 18 किलोमीटर तक अगर वो आ गए हैं, तो एयर मार्शल साहब आप मुझे बताएं, आप यू आर अ सोल्जर, यू बीन सर्विंग योर एयर फोर्स फॉर मोर देन 4 decades। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इज इट अ मिलिट्री लॉस और इज इट अ पॉलिटिकल लॉस? नहीं, ये मेरे ख्याल में थोड़ा प्रीमेच्योर है। क्यों प्रीमेच्योर है? पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैंने इस इलाके में हजारों सॉर्टीज की हैं जब मैं 20 जी। साल का था। जी हाँ। हजारों, गलवान की बात करिए, पैंगोंगसो की बात करिए, लेह की बात करिए, थॉइस की बात, दमचोक की बात करिए, फुकचे की बात करिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? आई एम नॉट इमोटिस्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि या तो कोई टेप लेके वहां गया नहीं कि ये 18 किलोमीटर, अगर कोई क्लेम करता है मेरे ख्याल में वो ठीक, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, उचित नहीं है, क्योंकि हाँ। उनको जानकारी पूरी है नहीं। हाँ, उसमें डेप्सांग सेक्टर में इंट्रूजन हुई है, उसी लिए डेप्सांग के बारे में बात हुई ही नहीं। हिंदुस्तान की तरफ से प्रायोरिटी एरिया था गलवान। गलवान में आपके नाजरीन को कहना चाहता हूं, जहां हमारी भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और चीन की लाइन ऑफ कंट्रोल में, उस पर फर्क 3-4 किलोमीटर का है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अब ठीक। जब हमने विड्रॉ किया है दोनों साइडों में, हाँ, ये इस पर शक नहीं है कि हमारी तरफ से विड्रॉल हुआ है जो हम अपनी टेरिटरी मानते हैं, और चीन की तरफ से उनकी टेरिटरी से कोई विड्रॉल नहीं हुआ। तो ये हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ एक डेवलपमेंट है। तीसरी बात जो है वो बहुत ही अहमियत रखती है, वो है कि फिंगर एरिया में 8 किलोमीटर वो अंदर आए हैं। और इस वक्त बातचीत इसीलिए फिंगर एरिया में इतनी देर लगी, और जिसे हमारे लोग, आप जैसे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं, ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्रेक थ्रू क्या हुआ है कि कम से कम चीन की फौज और चीन की नेतृत्व, लीडरशिप बात करने के लिए तैयार है। और तीसरा जो फाइनल है कि आप डेप्सांग को कैसे संभालेंगे, क्योंकि डेप्सांग उनके लिए, उनके नजरिए से बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि डेप्सांग जो इलाका है ये DPO के बिल्कुल पास है।
दौलत बेग ओवरसीज। ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जी हाँ, हमारे लिए बहुत क्रूशल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे लिए क्रूशल है। मैं चीन की बात इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि इंट्रूजन चीन ने की है, हमने हाँ, इंट्रूजन नहीं हाँ, की है। हाँ, तो इस पे कोई शक नहीं है। सारा मुल्क जैसे अगर सपोर्ट है, अभी बैनुल अक़वामी सपोर्ट है, मेरे ख्याल में मुझे आप 3 मुल्क बताइए जो अपोज कर रहे हैं इंडिया की पोजीशन। 3 मुल्क। चाइना, पाकिस्तान ने नहीं कहा है, अपोज नहीं किया है पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया ने एक वर्ड, एक लफ्ज नहीं बोला है, क्योंकि सारा मुल्क जानता है ये गलती जो है ये चीन की गलती है। क्योंकि इसको आप बातचीत से, आजकल के जमाने में आप बातचीत नहीं करेंगे, क्या आप इंट्रूजन से, जिसे एक्सपेंशनिज्म कहा जाता है, क्या उस पर आप सफलता पाएंगे? मैं समझता हूं एक सिक्योरिटी अफेयर्स के एक तालिब की हैसियत से कि ये तो दिस इज 18th सेंचुरी की बात हो रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रैटेजी चीन ने ये एक्सपेंशनिज्म की, हांगकांग हो या ताइवान हो, साउथ चाइना सी हो, मलेशिया के खिलाफ, फिलीपींस के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ, ये सारा मुल्क, सारी दुनिया जाग गई है कि भाई हम क्या देख क्या रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा है कि टेरिटोरियल लॉस हुआ है, प्रीमेच्योर है। क्योंकि हो सकता है कि ये नेगोशिएशन जो चल रही हैं, चीन अपनी एलएसी पे जाएंगे जो अभी तक बरकरार रही है पिछले 60 सालों से, और जब तक एक गोली नहीं चली है, एक आदमी नहीं मरा है पिछले 60 साल से। और आपने देखा है कि अब 20 लोगों वहां पे मारे गए गलवान की वादी में। तो टेरिटोरियल लॉस नहीं हुआ है, मगर इस वक्त जब हम देखें करंट सिचुएशन जो है, हाँ टेरिटोरियल लॉस है, उस पर कोई शक नहीं है। ठीक। इसीलिए मैं कहता हूँ वक्त लगेगा इसको, और सारी दुनिया को आंखें रखनी है इस इलाके अच्छा, पे। अब अभी अभी आपने मास्टर साहब थोड़ी सी एक बात की डेप्सांग की, और के निगोशिएशंस में उसके ऊपर बात नहीं हुई है, और ये इसको सेकंड किया है द हिंदू ने, सुशांत सिंह साहब ने। उन्होंने भी यही कहा है कि जब टॉक्स हुई हैं तो इंडिया ने डेप्सांग का जो मुद्दा है वो नहीं छेड़ा वहां पे। अच्छा, अब वो ये भी कहा जा रहा है कि शायद पैंगोंग सो का कुछ वहां पे क्विड प्रो को के तौर पर, कि ठीक है आप वो डेप्सांग वगैरह हम ऑफ द टेबल रखते हैं, और आप पैंगोंग सो में हमें कोई फेस सेविंग दे दीजिए। इज दैट राइट? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर क्योंकि टेरिटरी के मामलों में जो मेजॉरिटेरियन राइट विंग फोर्सेस होते हैं जो इस वक्त हमारी भारत सरकार चलाती है, वो टेरिटोरियल कंसेशंस नहीं करेंगे, क्योंकि नए टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं कर रहे हैं। वो ठीक। उन बड़ी रीजनेबल पोजीशन है। अगर 60 साल में सूरत हाल एक है, अब ये समझिए, मैं आपको एक पाकिस्तानी दोस्त की हैसियत से पूछता हूँ, अगर कल कल हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को यूनिलैटरली ऑल्टर करे, मैं उसको अपोज करूंगा ठीक। पूरी तरह से। हिंदुस्तानी हूँ, प्राउड हिंदुस्तानी हूँ। हाँ। क्योंकि अगर 49 से 1 जनवरी 49 से जो पहले सीज फायर लाइन कही जाती थी, उसके जी। बाद शिमला अग्रीमेंट के बाद उसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नक्शे हैं, 29 नक्शे हैं, दोनों ने उस पर अपने सिग्नेचर करे हैं। तो इसको अगर आप यूनिलैटरली, क्योंकि पावर एसिमेट्री है हमारी फेवर में, तो हम इसको, यही किया है चीन ने, तो बिल्कुल गलत किया है। और इसका जो, जिसे कहते हैं, मूल्य उनको चुकाना पड़ेगा। एक तो सारी दुनिया उनके खिलाफ है, सारी दुनिया, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं लेकिन ना ये चीज मुझे कहीं। बताएं मास्टर साहब के, दुनिया तो चलने खिलाफ होगी उनके, मुझे ये बताएं कि चाइना के साथ मोदी साहब के रिलेशन जो थे वो बड़े अच्छे थे, पर्सनल रिलेशंस थे, और प्रेसिडेंट शी के साथ उनकी 5 मुलाकातें हुई, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो फिर ये जो मामला अभी हमने देखा कि ये खराब हुए, डोकलाम हुआ, और उसके बाद मामला तो और खराब होते चले गए। क्या मोदी साहब ने प्रेसिडेंट शी को मिसरीड किया, और क्या अपनी जो डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी थी उसको, उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की, और उसको पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी के उसके अंदर चले गए और उसको मिसरीड कर गए? क्या आप समझते हैं किस तरह की बात हुई है? मुझे एक चीज में तो कोई शक नहीं है कि इसरार कसाना साहब बहुत ही अच्छे बॉलर से, क्रिकेट खेलते,
क्योंकि वो ऑफ ब्रेक्स बड़ी अच्छी बॉल करते हैं। तो अब तो हम विकेट बचा नहीं सकते हैं, मगर ये कहना चाहता हूं कि इस पे भी काफी चर्चा हुई है हमारे मीडिया में। जी। चर्चा ये रही है, देखिए एक देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, उसकी खुद की पर्सनैलिटी है। अब अयूब खान की अपनी पर्सनैलिटी थी, याह्या ठीक। खान की अपनी, भुट्टो की अपनी, एब्सोल्युटली। बेनजीर की अपनी, नवाज शरीफ की अपनी। बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं हम पाकिस्तान की बात, अगर जी। हिंदुस्तान में देखें, इन्होंने एक नया पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ डिप्लोमेसी किया है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट शी के साथ ही नहीं, अब ट्रंप के ट्रंप के साथ, प्रेसिडेंट साथ ट्रंप के साथ भी और ऐसे ही था। गलतियां भी की गई। हाँ, हाँ, अब की बात ट्रंप सरकार, हाँ, आपको कैसे पता है कि ट्रंप सरकार आएंगे? और हाँ, वो सरकार नहीं आई तो हमारे खिलाफ जाएगा। तो हाँ, इसलिए ये इनका स्टाइल है। मैं उनका सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ कि आप स्टाइल ठीक, क्यों ऐसा रख रहे हैं, ठीक, मगर ठीक। वो शिंजो एबे के साथ जाएं। आप देखिए शिंजो एबे के साथ कितने कितने, जैसे हम कश्मीर में नालमद्दू कहते हैं, कितने हाँ, हर्ष हुए हाँ, हाँ, शिंजो एबे के साथ। हाँ, आप देखिए शी जिनपिंग के साथ, अब देखिए ट्रंप के साथ, अब देखिए जर्मन चांसलर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो इनका एक पर्सनल हेड ऑफ स्टेट अप्रोच था। अब शी जिनपिंग को तो पहले झूला अहमदाबाद के साबरमती के किनारे पे झूला झूलते रहे, तो इसीलिए इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है कि थोड़ा और झूलते तो हमें पता लगता है शी जिनपिंग है क्या। उसके बाद ममल्लपुरम में ले गए, हाँ, चेन्नई के पास जगह है, तो वहां पे साउथ इंडियन ड्रेसेस पहना दिए। मगर चीन लंबी दूरी, उनकी शी जिनपिंग की असेसमेंट थी उस वक्त, मुझे लगता है उस वक्त उनका इरादा नहीं था ये करेंगे जो करना है। ये हाँ, इरादा उन्होंने जनवरी 2020 का, ये मेरी बात नहीं है, ये चीन की आप जो डेवलपमेंट है उनको स्टडी कीजिए। ठीक, जनवरी इस साल 2020 में उन्होंने अपने पॉलिट ब्यूरो और सीनियर पार्टी लीडरशिप से बातचीत की। उनको ठीक। बोला कि आपकी जंगी कार्रवाई के लिए पूरी तरह की तैयारी होनी हुँ, चाहिए। ये नहीं बोला कि ये जंग किसके साथ होगा। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन प्लान हुँ, अनाउंस किया मिलिट्री लीडरशिप ने, या जिसके जिसके हिसाब से एक बड़ी मेजर एक्सरसाइज हुई है सिंचकियांग रीजन में अप्रैल में। जी, जी, मगर भारतीय इंटेलिजेंस ये देख नहीं पाई कि उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे कोविड का उस वक्त बहुत ही बुरा हाल था, तो एक तरीके कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि लोगों की जानें बचे। हमारी तो आपकी तरह एक डेमोक्रेसी है, या तो हम हमारी सरकार आंसरेबल है लोगों को। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि चीन क्यों युद्ध करेगा, क्यों इंट्रूजन करेगा। तो उस वक्त जो डिप्लॉयमेंट्स थी वो हुई नहीं। तो हुँ, इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ, वो ये हमें अब मालूम हो रहा है कि ये जनवरी की बात है, ये हुँ, अचानक अप्रैल में नहीं हुआ है। तो अब इनका ये है कि अपनी लीडरशिप को, थोड़ा क्राइसिस भी था इंटरनल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, जो लीडरशिप है, कुछ या क्लेमेंट्स थे कि आपने अपने को खुद को, शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनाया है, हम क्यों नहीं प्रेसिडेंट बन सकते। मैं हुँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप मीडिया पे जाइए, गूगल कीजिए कि किन किन से इनकी ऑपोजिशन थी। ठीक, एक तो इसका डोमेस्टिक फैक्टर है, ये कितने ताकतवर चाइना हमने बनाई है पिछले इतने सालों से, और जो भी हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि टेरिटरी चीनियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, सारे मुल्कों के लिए बहुत अहमियत रखती है कि ठीक। हमारा एक इंच भी नहीं जाना चाहिए। अब भी अच्छा, सिर्फ यूरोपियन यूनियन इस पर बिलीव नहीं कर रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी टेरिटोरियल रियलिटी छोड़ दी और एक यूनियन बना दी। वो भी अब टूट गई क्योंकि ब्रेक्सिट हुआ है। तो हुँ, मुझे लगता है कि चीन को इस पे इतनी, हिंदुस्तान को नहीं जितनी चीन को इस पे सोच समझ के डिटेल एनालिसिस करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। अगर स्ट्रेटेजिकली मैं देखूं, अगर वो अप्रैल की जगह ना जाएं तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो छोटी सी, जैसे कारगिल जैसे लिमिटेड लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट इस हुँ, एरिया में, अगर वो हुआ तो मैं सोच सकता हूँ
एक मिलिट्री अफसर की हैसियत से चीन को नुकसान होगा वहां पे, और ना तो वो युद्ध बढ़ा सकते। तो उसमें क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी सख्त किया जा सकता है? मैं पाकिस्तान की इस एस्पेक्ट में ना तो मुझे जानकारी है। हाँ, हमेशा कहते रहे हैं, जो अभी तक जो कुछ भी हुआ है, अगर चीन और भारत और पाकिस्तान के जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, चीन या तो न्यूट्रल रहा है या तो थोड़ी डिस्टेंट पोजीशन ली है। मगर बासठ तो लास्ट जंग हुई है चीन और हिंदुस्तान की। पाकिस्तानी अफसरान और लीडरशिप कहती आ रही है कि अगर हमें अपने डीपर देन द ओशंस एंड टॉलर देन द माउंटेन्स हमारा दोस्त चीन है, अगर वो ऐसी सूरत हाल में फंस जाता है तो हम उनकी मदद करेंगे। क्या वो करेंगे मैं जान नहीं सकता हूँ, ना तो मुझे जानकारी है, मगर मैं इंडिया की दाद देता हूँ, ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी जरूरत है इसकी, मैं क्या दाद इंडिया की देता तरफ से पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है इस तरह की सिचुएशन में? मुझे नहीं लगता होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक बिहेवियर देखें। पाकिस्तान की तरफ से कारगिल पे जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी तरह से डीलिमिटेड है, डेलिनिएटेड है, मार्क्ड है, उसको क्रॉस करके इतनी डिमांड बढ़ी। आप देखेंगे मेरे इंडिया टुडे में कम से कम 10-12 इंटरव्यूज हैं उस वक्त के, और मैंने कहा, सरकार को रेकमेंड किया कि आप क्रॉस मत करिए एलओसी। पहली बार इसरार साहब, पहली बार सारे मुल्क, सारी दुनिया में एयर पावर, जिसे वायु शक्ति हम कहते हैं, वो अपनी साइड पे ही एम्प्लॉय, हम क्रॉस नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या था कि लाइन ऑफ कंट्रोल वापस आए जैसे थी। इस वक्त भी हिंदुस्तान के पास एक ही ऑब्जेक्टिव है, और मैंने लिखा है इसके बारे में, आज नहीं लिखा है, 7 साल पहले लिखा है कि अगर ऐसी नौबत आती तो एक कारगिल जैसी युद्ध पाकिस्तान हिंदुस्तान कर सकता है चीन के बारे में। वो सूरत हाल इस वक्त है, और हो सकता है वो नौबत आएगी अगर चीन हट नहीं जाता है जहां भी उन्होंने इंट्रूजन की है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जरा मुझे बताएं, आपका चूंकि जाहिर है एयरफोर्स के साथ ताल्लुक रहा है और आपने पाकिस्तान एयरफोर्स को भी रीड किया होगा, और ये जो आपने एलओसी की बात की कि क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, तो आपने जो अपना रीड किया है पाकिस्तान एयरफोर्स को आपने कैसा पाया एज अ प्रोफेशनल फोर्स? आपको याद होगा, मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड कुछ अफसर मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो मैं शेयर करना चाहता हूं कि दोनों एयरफोर्सेस, हिंदुस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स, बहुत ही प्रोफेशनल रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। 65 की जो जंग हुई थी उस पर पाकिस्तान हमारे से बहुत ही अच्छी सूरत हाल में था, ट्रेनिंग लेवल्स अच्छी थी, अमेरिका की मदद थी, उनके जहाज, फाइटर जहाज हमारे जहाजों से अच्छे थे, मगर फिर भी आपने देखा उस युद्ध का, उस जंग का नतीजा क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो कुछ भी हो उसकी कहने की जरूरत नहीं है, मगर पाकिस्तान पे हमला करना भारत का, मैं वो पॉसिबिलिटी, हम बातें तो लीडर्स तो बातें करते हैं, वो भी जब मेजोरिटेरियन लीडर्स हों, राइट विंग लीडर्स हों, वो तो बातों की लड़ाई तो चलती रहती है। अब तो हमारा जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हमारे टीवी एंकर जनरल्स हैं, उनको हम एंकर जनरल्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल में आप वो अहदा मत संभालिए कि इसरार कसाना भी टेलीविजन एंकर जनरल। लेकिन फॉरेन पॉलिसी का मैं आखिर में थोड़ा सा चाहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए। फॉरेन पॉलिसी का जब मैं देखता हूँ, मुझे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पहले की फॉरेन पॉलिसी से बड़ा फर्क नजर आती है। पहले की फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की पोलिटिसाइजेशन नहीं होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट कर रही है इंटरनल पॉलिसी इंडिया की,
और उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब मुस्लिम्स का इशू अब इंटरनल लेवल पे है, तो उसको जाहिर है कि वो भी आपने देखा कितना बड़ा मसला बना। सीएए का जो इशू हुआ वो डायरेक्टली रिलेट करता था एनआरआई वो एनआरए के साथ, तो एनआरसी के साथ, सॉरी। तो इसलिए मुझे ये बताएं कि ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी हुई है, ये क्या आप समझ, पहले तो ये कि क्या आप एग्री करते हैं कि ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो ये कितना गड़बड़ हुई है इसकी वजह से? नहीं, देखिए, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी बट पॉलिटिक्स? फॉरेन पॉलिसी इज द एक्सटर्नल प्रोजेक्शन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी। अगर आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी एक रुख बदलती है तो वो फॉरेन पॉलिसी में आएगी। और इस सरकार में मोदी साहब और उनके उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी, अब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमेशा ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि फॉरेन पॉलिसी का हम एक लेवरेज लेके अपनी डेवलपमेंट, जो नेशनल डेवलपमेंट है, उसको एक तरीके से अगली एक ऊंची स्तर पे ले आएंगे, ऊंची लेवल पे लाएंगे। तो सिर्फ ये फर्क हुआ है क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार आपसे आपके सामने पेश किया था कि इस वक्त जो जिसे कहते हैं ग्लोबल ऑर्डर, दैट ग्लोबल ऑर्डर इज इन अ फ्लक्स। देयर इज अ वर्ल्ड एनार्की। कोई मल्टीलैटरलिज्म नहीं है। यूनाइटेड नेशंस इज इरेलेवेंट, टोटली इरेलेवेंट। जिसने जो करना है करे। बायलैटरलिज्म इज एक्चुअली द इम्पल्स ऑफ द मोमेंट। तो ये जो ग्लोबल पावर जब तक स्टेबलाइज नहीं होता, ये स्टेबलाइज था जब तक ट्रम्प आए। जब ओबामा थे तब तक ये ऑर्डर था, थोड़ा इधर उधर होता था कभी कभी क्योंकि इश्यूज ऐसे थे। मगर इस वक्त जो ट्रम्प के आने के बाद ये, क्योंकि एक तो वो विड्रॉ कर गए उनके कमिटमेंट से, उसके चीन को एक तरीके की तंदुरुस्ती मिली कि अब हमारा कॉम्पिटिटर है नहीं, तो हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्शन सारी दुनिया में करना चाहते हैं, वेदर BRI और CPEC और जो कुछ भी उनके या ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन रीजन। मगर जब तक ये ग्लोबल ऑर्डर स्टेबलाइज नहीं होता है तब तक आपकी पॉलिसीज है, वो पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की हो, चीन की, वो हमेशा इट विल बी एन इशू बेस्ड, फंक्शन स्पेसिफिक, नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन इम्पल्स। लेकिन इसमें इसमें इरफान साहब, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, वो मैं आपको उसकी तरफ तवज्जो आपकी लाना चाहता हूँ। देखिए ना, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, वो इंडिया के इंटरनल इलेक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। हमारे जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारे यहाँ इंडिया का फैक्टर कुछ भी नहीं होता। इसी तरह आप देखें, जो मैंने पहले जिक्र किया कि जो सीएए का इशू हुआ, उसमें जो मुसलमानों के मामला हुए, उसकी वजह से आपका जो बहुत रीजनल लेवल पे एक फ्रेंडशिप थी जिस कंट्री के साथ, वो बांग्लादेश था, उसको भी एलियनेट किया गया। इसी तरह आप ये देखें कि नेपाल के साथ जो मामला थे, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो कोहली थे, वो इंडिया के बहुत जबरदस्त दोस्त थे। मुझे याद है कि जब मोदी साहब गए थे वहां पे, तो कितना जबरदस्त उन्होंने वेलकम किया था वहां पे नेपाल में उनका। फिर आप देखें श्रीलंका में, वहां पे क्या हुआ है, हेमन टोटा जो उसका मामला हुआ, पूरे का पूरे रीजन में जो फॉरेन पॉलिसी लग रही है, उससे लग रहा है कि जैसे इंडिया आइसोलेट होता जा रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है आपने। और मैं आपसे एक बात पे तो सहमत हूँ कि जो कुछ भी कुछ मेजॉरिटेरियन इम्पल्सेस लाए गए, मैं उसको विरुलेंटली अपोज करता आया। अगर ये 370 की बात करें, उसको हटाना, 35A को हटाना, जम्मू और कश्मीर रियासत के 2 हिस्से करना, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाना, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आगे जो डोमिसाइल लॉज लाए गए हैं, जी, मैं इनको अपोज करता आ रहा हूँ। कितने इंटरव्यूज मैंने ये बात की है। ठीक। मगर ये क्या इसकी इसका इम्पैक्ट बांग्लादेश पे हुआ है? थोड़ा सा हुआ, क्योंकि सीएए और जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन जिसका आपने जिक्र नहीं किया, वो एनआरसी। बांग्लादेश के लिए एप्लीकेबल था। तो उस वक्त थोड़ी सी बांग्लादेश और उनको 2 विजिट्स थे, फॉरेन मिनिस्टर और इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर, वो कैंसिल किए गए। तो इशारे दिए गए कि हम नाराज हैं।
नेपाल का मैं आप सहमत नहीं हूं आपसे। हाँ, नेपाल के साथ पहले जब अमेरिका मोदी साहब गए तो वहां पे ऐसा लगा कि अब इंडिया नेपाल रिलेशंस एट माउंट एवरेस्ट, मगर उसके बाद ही जब वहां उन्होंने अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और जो मदेशी हैं उनके जो हकूक थे उनको हटाए, तो पहली बार एक तरीके से चेतावनी वार्निंग गई हमारी सरकार की तरफ से नेपाल को कि आपके अपने ही लोग हैं जिनके कनेक्शन मदेशी के साथ हैं, तो आप इनको क्यों डिप्राइव कर रहे हैं। मगर ये इस वक्त के नेपाल वो सॉर्ट आउट हुआ है वो मामला, मगर इस वक्त जो नेपाल में प्राइम मिनिस्टर शर्मा ओली की है, वो उनकी डोमेस्टिक, ये पुराना सवाल जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब डोमेस्टिक फैक्टर इज इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी। कैसे? क्योंकि उनको खतरा है कि उनको हटाया जा रहा है प्रधानमंत्री की लेवल पे से। वो चाइनीज नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात हुआ, प्रचंडा उनके ओपोनेंट हैं, वो ये संभालना चाहते हैं। तो अब डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने सब कुछ ये भी कहा है कि अब देखिए मजाकिया बात है कि जो हमारे हिंदू के लॉर्ड राम माने जाते हैं, कहेंगे लॉर्ड राम तो नेपाल में पैदा हुए थे। तो ये तो ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा। इस पे आप ज्यादा दिलचस्पी मत रखिए नेपाल की। हाँ, बांग्लादेश के साथ भी अब हालात थोड़े ट्रैक पे आए हैं। हाँ, जहां तक श्रीलंका की बात है, वो अगेन मालदीव का तो आपने बताया नहीं। जब मालदीव के साथ आपको याद होगा नशीद थे, तो रिश्ते कैसे थे। ये नशीद को हटाया गया क्योंकि ये रियलिटी है इसरार साहब, रियलिटी है। अगर एक बड़ा मुल्क हो, उसके इर्द गिर्द छोटे मुल्क हो, वो या तो एक्सटर्नल बैलेंसिंग करते हैं, किसी और मुल्क के साथ जोड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की उस वक्त उनको लगा कि हिंदुस्तान से खतरा है, पहले अमेरिका से रहे, उसके बाद उनको लगा कि चीन के साथ रहने में ज्यादा फायदा है, और थोड़े अमेरिका के साथ रिश्ते अभी भी खराब नहीं है। मतलब बैलेंसिंग किया, हर मुल्क करता है। तो ये मुल्क भी, हमारा नेबरहुड ऐसा ही करता है। हमारी गलती ये रही है कि हमने ड्रामाबाजी ज्यादा की, और जो काम करना था, जिसे हम कहते हैं निम्बल फुटवर्क इन फॉरेन पॉलिसी, वो कम की। मगर मालदीव के साथ इस वक्त रिश्ते बहुत अच्छे हैं, श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ थोड़े से बिगड़े थे, फिर रास्ते पे आ गए हैं। और अब देखिए बांग्लादेश ने 8 रूट्स के कॉरिडोर जो हैं, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट के साथ मिलाते हैं, 8 रूट्स, कनेक्टिविटी के रूट्स, उसका अप्रूवल दिया है, उसकी शुरुआत हो रही है। तो रिश्ते बांग्लादेश के साथ खराब नहीं है, नेपाल के साथ टेम्परेली खराब हैं। अगर आप देखते हैं कि नेपाल की जो अंदरूनी हालात, पॉलिटिकल हालात हैं, वो संभल गए, तो आप देख लेंगे कि नेपाल के साथ भी रास्ते। मुझे आपने नहीं उठाया, मैं ये सवाल आपके नाजरीन के साथ सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें मेरी खुद की दिलचस्पी है, और पिछले 20 साल से मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ट्रैक 2 इनिशिएटिव। वो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। दोनों मुल्क की गलतियां, मैं नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान खराब है और मेरा मुल्क अच्छा है। वो बैठ के आप, और वो वही ट्रैक 2 हम करते क्या है, एक दूसरे की जो गलतियां हुई हैं उसको जमीन टेबल पे लगा देते हैं और कहते हैं हम इनको कैसे संभालेंगे। इस वक्त जैसे मैंने पिछली बार आपने कहा कि आपने गालिब का कपलेट कोट किया था, वो इंडिया पाकिस्तान पे कोट किया था, क्योंकि मैं समझता हूँ वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। गालिब साहब को सलाम करता हूँ, मगर वो एप्लीकेबल नहीं। अभी सूरत हाल जो है वो अच्छे होने चाहिए। आपको याद होगा मैंने कुछ आपके सामने प्रपोजल्स भी लाए थे, क्या क्या लो हैंगिंग फ्रूट है। आप कश्मीर का मुद्दा रख दीजिएगा, मगर जो लोग छोटे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, लोग आ सकते हैं, स्पोर्ट्समैन जा सकते हैं, एकेडेमिया का एक्सचेंज हो, स्टूडेंट्स का एक्सचेंज है। अभी तो अब पाकिस्तानी स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट वो एक दूसरे को बिल्कुल स्ट्रेंजर मानता है, मगर ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आपका स्टूडेंट यहाँ आता है, वो देखेगा कि हिंदुस्तान, असली हिंदुस्तान, जमीन ग्राउंड जीरो पे क्या हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान नहीं है जो कि दूसरे मुल्क की परेशानियों को
इलेक्शंस में जोड़ देता है, जबकि वो मिल्क नहीं जोड़ता है इलेक्शंस में, क्योंकि उससे मेजॉरिटेरियन फोर्सेस को जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि एक मेजॉरिटी होनी चाहिए हिंदुस्तान में और मेजॉरिटेरियन मुल्क होना चाहिए, उसके लिए एक माइनॉरिटीज का खतरा पड़ता है उन इम्पल्सेस में। हालांकि जमीनी हालात अगर आप हकीकत देखें कि जो पहले टारगेटिंग होती थी बहुत कॉमन रही थे, अब वो आप खुद ही देखिए मीडिया रिपोर्ट्स अब बहुत कम हुई है, मगर बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। और जो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि आपकी डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, सेक्युलरिज्म है, इंक्लूसिवनेस, जो कि सब के सब मिल के आए, तो उसको वापस लाना है। तो मैं बहुत ही अफसोस से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने शायद आज ही या कल रिपोर्ट पढ़ी होगी कि क्रिश्चियंस के साथ पाकिस्तान में, ये भी अफसोस की बात है कि आपको उनको टारगेट करते हैं सोसाइटी लेवल पे। मेरे ख्याल में सरकार की लेवल पे नहीं हो रहा है, मगर जब तक सिक्योरिटी, सरकार और सोसाइटी, सिविल सोसाइटी में एक तरीके जोड़ ना हो कि देखिए आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, उस पर रूल ऑफ लॉ, उस पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस एंड पॉलिटिक्स, जब असल में तो दोनों इरमाशद साहब, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना चाहिए। और जिस तरह आपने फरमाया कि क्रिश्चियंस के हवाले से पाकिस्तान में जो मामलात हुए हैं, या मुस्लिम्स के हवाले से इंडिया में मामलात हैं, कश्मीर के साथ मामलात हैं, ये वो सारी चीजें जो बैठ के हल की जानी चाहिए और की जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर हमें एक और शो करना चाहिए और देखना चाहिए कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी के हवाले से आप जैसे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। और इससे इससे पहले भी आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, तो अब भी ये जो सिलसिला है वो चलते रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि फाइनल वर्ड के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि फाइनल वर्ड आप बताएं और फिर हम लोगों से इजाजत लेते हैं जी। नहीं, फाइनल वर्ड तो पहले हम शुरुआत करते हैं जनूबी एशिया में, जिसको हमने आगे बढ़ने नहीं दिया है। वो किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती है, दूसरी बात है, क्योंकि ये एक रीजनल फ्रेमवर्क था, वो बड़ी नेचुरल सेटिंग है, क्योंकि एक जमाने में तो एक मुल्क था ना, ये एक मुल्क था। तो अब जब देखिए हैं कि अगर अलग अलग मुल्क हुए हैं और कुछ और जुड़ गए हैं, तो इस एरिया को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इसको अपनाना है, जो अपनानी आप चाहिए। हमारे, ये तो पहली बात है। दूसरी है कि जो कोई भी देख, कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहेंगे, वो जिसे जिसे प्लेटो ने कहा था, ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ हाँ। कॉन्फ्लिक्ट तो होता रहेगा जब तक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता रेजोल्यूशन का भी मामला, है। मैकेनिज्म्स होने चाहिए। एग्जैक्टली, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए आप बातचीत का दौर है वो बिल्कुल ठीक। संभालिए। उस पे हमारी तरफ से बहुत गलतियां हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी काफी गलतियां हुई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2008 के बाद 12 साल हुए हैं, कोई मीनिंगफुल, 2009 में हुआ था एक हाँ, ब्रीफ कोई डायलॉग नहीं हुआ। शर्म शेख में, हाँ मतलब हाँ। 10-11 साल में कोई ऑफिशियल लेवल बातचीत नहीं हुई है। नहीं जब हुई। तक ऑफिशियल लेवल सैंक्शन ना हो तो कैसे बढ़ेंगे। और ठीक बात। फाइनली बात ये है कि तैयार रहना चाहिए कि जो पुराना ग्लोबल ऑर्डर है वो अभी वापस नहीं आएगा, इस वक्त फ्लक्स में है। तो पॉलिसीज जो बनानी है वो इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी, ठीक। क्योंकि ह्यूमन बीइंग को वापस ले आइए हमारे डिस्कोर्स में। सबसे बड़ी जो अफसोसनाक बात यह है कि ह्यूमन बीइंग अब है ही नहीं, ह्यूमन बीइंग की हाँ, रेलेवेंस ही नहीं है। सिर्फ खत्म हो गया। सरकारें हैं, उनके इमेजिन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो फाइट करना चाहते हैं। आइडियोलॉजी जो पिछले इतनी डेकेड से वो अपनाए हैं, उन आइडियोलॉजी को आजकल के जमाने में जो नॉन आइडियोलॉजिकल वर्ड है, तो आप कैसे संभलेंगे। यही बिल्कुल मेरे ठीक। इल्फाज है, सिर्फ अमन बहुत और बहुत बहुत शांति शुक्रिया। और आगे बढ़ने की एक 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 मैसेज बहुत बहुत शुक्रिया इरमाशिद साहब। आपके साथ टाइम ऐसे जस्ट फ्लाइज बाय की तरह होता है, पता ही नहीं चलता कि एक घंटा गुजर जाता है। और हमारे नाजरीन भी जुड़े रहते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपका खास तौर पे शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालते हैं हमारे लिए, और आपका जो इंसाइटफुल एनालिसिस है उसको शेयर करते हैं हमारे पाकिस्तानियों के साथ भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपका बहुत शुक्रिया जी। आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। इसरार किसानों को इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक ईश्वर यू सर।